Dear student, you are most welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट को टेक्निकली मेट्रिक भी कहते हैं। परफॉर्मेंस मेजर करना क्यों जरूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में ही हमने एक स्टडी के तहत काफ़ी सारे केस स्टडी इंडस्ट्री के ओवरव्यू पढ़ने के बाद 28 परफॉर्मेंस मेजरिंग टूल्स निकाल करके आपके लिए लाए हैं। यह आधे घंटे के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग करना अपने जगह पर है, ज़िंदगी में पढ़ाई करना अपने जगह पे है, लेकिन परफॉर्म करना अलग है। तो परफॉर्मेंस जब तक आप मेजर नहीं करते हैं तब तक आप अपना परफॉर्मेंस सुधार नहीं सकते हैं। यह एक कटु सत्य है। व्यक्ति ने भी कहा है कि व्हेन इट कम्स टू मेजरमेंट और मेट्रिक, मेजरमेंट को ही टेक्निकली मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ये कहा जाता है कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। यदि कुछ आपको जिंदगी में करना है तो अपने परफॉर्मेंस को मेजर कीजिए। मेजर करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर आए, जैसा कि आप जानते भी हैं कि मेरा एक लाइफ मैनेजमेंट का भी यूट्यूब का चैनल है। अब यदि हम बात करते हैं कि गेट्स मेजर्ड गेट्स डन, अर्थात किसी भी चीज को मेजर करना, अर्थात जैसे एग्जाम में आप अपने आप को मेजर करते हैं कि यू हैव स्कोर्ड 80% मार्क्स, देन स्टिल देयर इज चांसेस टू इम्प्रूव 20% मोर। अर्थात 80% आपने मार्क्स स्कोर किया, उसके अलावा भी आप 20% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अभी चांसेस है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो यदि हम कहें तो यहाँ पे यही है कि जो भी चीज़ आप इम्प्रूव करना चाहते हैं बेसिकली उसको आप जो है मेजर कीजिए। सबसे पहले यदि आप मेजर नहीं कर पाते हैं इसका मतलब कि आप उसको इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको रेफरेंस लाइन नहीं मिलेगा। फिर आइए कि अब मैन्युफैक्चरिंग में इसकी क्या जरूरत है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूरे लगभग आधे घंटे की वीडियो में बहुत ही शानदार वीडियो है और मेजरमेंट जो है आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स 28 बताएंगे। अब देखिए, मेनी ऑफ अस और वर्कर फाइंड देमसेल्व्स कॉन्स्टेंटली री इम्प्रूविंग। हर व्यक्ति चाहता है अपने आप को इम्प्रूव करना। इम्प्रूव तभी हो सकता है जब आप इसको मेजर करें। ठीक है। दूसरा चीज है कि इफेक्टिवली मेजरिंग, आप अपने परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली अर्थात अच्छे से यदि मेजर कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, तो आप उन चीज़ों को इम्प्रूव भी आसानी से कर पाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे मेजरमेंट टूल्स हैं, ठीक है ना, जो स्पेसिफिक काम के लिए ही है। जैसे आपकी परफॉर्मेंस यदि मेजर करनी हो तो पढ़ाई यदि करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस मेजर परीक्षा से की जा सकती है, लेकिन परीक्षा जिंदगी नहीं है, वह एक जिंदगी का हिस्सा है। तो पूरे जिंदगी का जो है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आपको एग्जाम में नहीं बैठाया जा सकता है। आपकी चेहरे की खुशियां आंकी जा सकती है, धन संपत्ति आंकी जा सकती है, आपका व्यवहार आंका जा सकता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हर मशीन का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कर्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी अलग अलग होगा। इसमें यदि पूरी स्लाइड में यदि हम बात करें, पूरे 28 जैसा कि हमने बताया, तो कई सारी चीज़ें आप मेजर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट कुछ हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, मशीन मेंटेनेंस का परफॉर्मेंस, ह्यूमन रिसोर्स की किसी व्यक्ति में या जो वर्कर्स हैं उनका स्किल पूरा का पूरा यूटिलाइज हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम उनको पेमेंट तो दे रहे हैं लेकिन उनसे काम नहीं ले पा रहे हैं। उनको काम करते आता तो है लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं बीइंग ए मैनेजर। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि वो परफॉर्मेंस हमारा लो जाएगा। टेक्नोलॉजी को कितना हम जो है उसमें इनक्यूबेट कर पाते हैं, कितना जो है इंडस्ट्री में यूटिलाइज कर पाते हैं, मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे वेस्टेज हो रहा है। उसी तरह से जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो कम नहीं है, जो कम है उसका
गम नहीं, जो नहीं है उसका ख्वाब जो है लाजवाब। अर्थात जो आपके पास रिसोर्सेस हैं उसका प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि यदि पर्सनल लाइफ में भी आप लेंगे तो परम पिता परमात्मा हर एक व्यक्ति को इतना कुछ दे करके भेजता है इस दुनिया में कि वह जिंदगी में एक्सेलेंट कर सकता है। उसी तरह से इंडस्ट्री में भी जो रिसोर्सेस हैं उसमें हम कैसे एक्सेलेंट कर सकते हैं, दैट इज द परफॉर्मेंस मेजरमेंट। वह परफॉर्मेंस मेजरमेंट अर्थात जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको हम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वह परफॉर्मेंस मेजरमेंट से ही आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और उसी तरह से प्रोसेस परफॉर्मेंस, दैट मीन्स कि जो आपने मेथड लगाया, किसी भी काम करने के कई सारे तरीके हैं, कौन सा तरीका अच्छा है वह कैसे आपको मालूम चलेगा, वो भी मालूम चलने के लिए आपको प्रोसेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। यदि हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को देखें तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है जो जो पूरा सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग, जो आने वाले समय में सस्टेनेबल है, उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है ट्रिपल बॉटम लाइन, उसके बाद 6R मेथोडोलॉजी और टोटल लाइफ साइकिल। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क। यदि आप परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर पाते हैं, परफॉर्मेंस किसका मेजर करना है जैसा कि हमने आपको बताया हर लेवल पे आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेशन टू मार्केटिंग। लेकिन वर्कर की परफॉर्मेंस, मशीन की परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो जहां भी आपकी प्रोडक्शन लाइन है, पूरी की पूरी प्लांट है, और इंटरप्राइज रिसोर्स जो प्लानिंग की है, और सप्लाई चेन, दैट मीन्स की मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप मार्केट में कस्टमर को डिलीवर करते हैं। ये पूरा का पूरा जो स्टेक होल्डर्स हैं वह कौन कौन से हैं। आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए कहां से, कस्टमर से। क्यों कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है आप मशीनें रखते हैं और उस मशीन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को ट्रेंड करते हैं। फिर ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए आप शेयर होल्डर्स, फिर सप्लायर्स जो आपके रॉ मटेरियल चाहिए, फिर कुछ जो अदर्स फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आप डेवलप करते हैं। एक कम्युनिटी एंड देन गवर्नमेंट रेगुलेशन के तहत जो है ये पूरा स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस है। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ध्यान क्या दीजिए, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। क्या होता है प्रोसेस कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। कम कैसे होगी, जब तक आप परफॉर्मेंस मेजर नहीं करेंगे तब तक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम नहीं होगी। ऑपरेशनल सेफ्टी आपको बढ़ाना है, एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करना है, वेस्ट मैनेजमेंट को रिड्यूस करना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, दैट मीन्स कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका निगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे नहीं होना चाहिए। इवन कोई वर्कर्स के पर्सनल हेल्थ पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये है प्रोसेस मेजरमेंट सिस्टम, और इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि उसको आप मेजर कर पाए। इसीलिए आज हम जो पढ़ रहे हैं मेजरमेंट, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। उसी तरह प्रोडक्ट के ऊपर जब आएंगे तो प्रोडक्ट जो आपने मैन्युफैक्चर किया कितना सेफ है, और उसका रिलेटेड इम्पैक्ट अर्थात उस प्रोडक्ट का हेल्थ के ऊपर क्या प्रोडक्ट है। जैसे आप प्लास्टिक का ग्लास लेते हैं, हर ग्लास की क्वालिटी अलग अलग है। एक ग्लास की क्वालिटी ऐसी है कि आपके हेल्थ के ऊपर जो है कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी, लेकिन एक है जो क्वालिटी उसकी ऐसी है कि हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। क्वालिटी के साथ साथ ही वह कितना रिलायबल है, कितना ड्यूरेबल है। फिर रिसोर्स जो आपके पास अवेलेबल है उसका आप इफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उससे क्या कॉस्ट रिलेटेड है, कुल मिलाकर के आपको बता दें तो ये मेजरमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। जब तक आप इन चीजों को मेजर नहीं करेंगे तब तक आप इन चीजों को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। अगेन आपका इकोनॉमी हो या सोसाइटी हो या इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट हो, ये सब के ऊपर अगेन मेजरमेंट आप देखते हैं ना। आप डेली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या इन्वायरमेंट वालों से एक रीडिंग लेते हैं पीपीएम में कि आज इन्वायरमेंट में पोल्यूशन इतना है, इतना पोल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये कैसे आखिर मेजरमेंट, तो उसका इम्पैक्ट आया। फिर 6R मेथोडोलॉजी जो है प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होता है कि
रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीमैन्युफैक्चर, रीडिजाइन, रिकवर। मतलब कि आपको निगेटिव इम्पैक्ट जो है रिड्यूस करना है, प्रोडक्ट को रीयूज करना है ताकि उसका वेस्टेज कम से कम हो, और रिसाइकल, ठीक ना, रीडिजाइन कीजिए, क्योंकि ये जरूरी है किसके लिए, मार्केट में बने रहने के लिए, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग फिलोसफी के लिए। हालांकि ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में यहीं पे रुक जाता है, ठीक है। कि थिंक स्मार्ट, अब यदि आप स्मार्टनेस से काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, देन ओनली यू कैन लीड इन द मार्केट। अब थिंक स्मार्ट मतलब क्या है कि बी स्पेसिफिक, एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, एक्शनेबल ए से, आर से रियलिस्टिक, एंड टाइम बेस्ड। सरकार के पंचवर्षीय योजना जैसा नहीं होना चाहिए कि कोई काम करना है तो बस कर रहे हैं, नहीं। बी स्पेसिफिक, कौन सा काम करना है उसको जो है डायरी में लिखिए, उसको मेजर कीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मेजर, जो आज का पूरा वीडियो का थीम है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आधे एक घंटे के वीडियो में पूरे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके ऊपर काम कीजिए और रियलिटी में काम कीजिए, हाइपोथेटिकल नहीं, मीटिंग में बॉस को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हकीकत में काम करने के लिए, ठीक है। अब it is very important to understand the interrelationship between high level goal and objective, as well as what action or methods are required for an organization to achieve them. दिस फॉल्स अंडर स्पेसिफिक। अब फिर से समझिएगा, एक कहावत है कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। कहने का मतलब है कि बहुत सारे काम हैं और सारे काम को आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक काम लेकर के पहले उसको फिनिश कीजिए, देन कम टू द नेक्स्ट जो है थिंग्स। तो पहले उस स्पेसिफिक काम को पकड़िए, उसको मेजर कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। और डिजायर्ड रिजल्ट जो आप चाहते हैं, जितना इंप्रूवमेंट चाहते हैं, उसको डिफाइन कीजिए कि हम इसको 80% पे ले जाना चाहते हैं, 90 पे ले जाना चाहते हैं। जैसे आप सोच कर रखते हैं ना कि हमें इस बार पढ़ाई करनी है और 90% मार्क्स लाना है, तो 90% मार्क्स क्या हो गया, दैट इज योर टारगेट। अब उस टारगेट को सिर्फ सोच लेने से काम नहीं होगा, उसके ऊपर एक्शन लेना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा आपको। उसके बाद क्या है ना, मूव द नीडल, मैंने छोटे से छोटे लेवल से लेकर के और आपको एक लीड लेनी है, अर्थात उसको जो है विद इन टाइम, गिवन टाइम के अंदर उस काम को कंप्लीट करना है। दैट इज द स्मार्ट टेक्निक्स इन मैन्युफैक्चरिंग। जितने भी गोल्स हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, हर एक व्यक्ति चाहता है एक्सेलेंट होना। अब एक्सेलेंट का मतलब क्या है, एक्सेलेंट का मतलब होता है कस्टमर फीडबैक एक्सेलेंट। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसकी भी हम मेजरमेंट लें, गोल्स उसको मेजर करें, ऑब्जेक्टिव मेजर करें, टारगेट मेजर करें कि कितना टारगेट लिए थे, कितना हम पूरा कर पाए, और हर चीज को मेजर करके, और तब आपका ये जो है मेजरमेंट फ्रेमवर्क पूरा होता है। किसी सिंगल चीज को आप मेजर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब कि जैसा कि हमने बताया कि एक जो रिसेंट मैट्रिक्स सर्वे है वर्ल्ड वाइड, उसको मैं इस वीडियो में प्रेजेंट किया हूं। अब अभी तक तो 15 मिनट का वीडियो आपका यूं ही निकल गया, अब नेक्स्ट 15 मिनट में हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कि डिस्क्रीट आइटम्स, प्रोडक्ट, प्रोसेस, मेथड्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को डील करेंगे। तो आइए उन सभी 28 जो है कंपोनेंट्स को, मेजरिंग टूल्स को देखते हैं। सबसे पहला है, ठीक है ना, इंप्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। दैट मीन्स कि मार्केट में यदि आपको लीड करना है तो कस्टमर एक्सपीरियंस, दैट मीन कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट में बार बार इस चीज को बोलता हूं। कस्टमर के जो अनुभव है उसके रिस्पॉन्स को आप लीजिए। अब उसको इंप्रूव करने के लिए आपके पास क्या क्या मेजरमेंट है। पहला है ऑन टाइम डिलीवरी टू कमिट। जो समय आपने कस्टमर को दिया है उस विद इन टाइम आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कर दीजिए, ठीक है। दैट मीन्स कि अब टेक्निकली यहाँ पे हमने डिफिनीशन लिख दिया है, मैं समझाने का काम कर रहा हूँ तो मैं आपको समझा दिया। अब बाद बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं कि इट इज परसेंटेज ऑफ टाइम दैट मैन्युफैक्चरर डिलीवर ए कंप्लीटेड प्रोडक्ट ऑन दिस शेड्यूल
दैट वाज कमिटेड टू कस्टमर बाय द कंपनी। ठीक है। अब दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, जो भी प्रोडक्ट जो है बनाने में जो समय लगता है, ठीक है, दैट मीन्स कि कस्टमर से ऑर्डर मिला कि आपको एक टरबाइन बनाना है, या हमारे बच्चे की शादी है उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे आपको डेकोरेशन करना है। अब ऑर्डर मिला, ठीक ना, और पर्टिकुलर जिस समय ऑर्डर मिला, जिस समय आपको बोला गया है कि इस समय डेकोरेट करना है, और उस समय आप डेकोरेट करके दे दिए, तो आपकी इमेज एक पॉजिटिव इमेज बनती है। उसी तरह कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट भी जो है प्रोडक्शन करके आप कस्टमर को दे दिए। टाइम टू मेक चेंज ओवर, ठीक है ना, दैट मीन्स की स्पीड और टाइम, ठीक है ना। एक आज प्रोडक्ट बन रहा है, कल किसी और प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया, सिमिलर प्रोडक्ट का ऑर्डर रोज आते रहेगा, ये सिर्फ मास प्रोडक्शन में होता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी हर जगह है। तो एक प्रोडक्ट से अभी एक कोई प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना है, तो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को चेंज करने में जो टाइम लगता है दैट इज द चेंज ओवर टाइम्स। और ये कितना क्विक है सेटअप चेंज करना, ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आजकल हर जगह पर ये अप्लाई होने लगा है। इस तरह से आप कस्टमर के जो है क्या होता है, कई बार कस्टमर का फीडबैक आता है और उस फीडबैक पे हम काम नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए किसी भी कारण से, तो हम कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। यू हैव टू कन्विंस द कस्टमर सो दैट कस्टमर विल नॉट गेट ब्रेक, ठीक है ना, आपसे टूटना नहीं चाहिए, आपसे जुड़ा हुआ रहना चाहिए कस्टमर। तो ये जो है कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने की मेजरिंग टूल्स हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, थ्रूपुट टाइम, दैट मीन्स कि अमाउंट ऑफ टाइम प्रोडक्ट टेक्स टू मूव थ्रू दी सिस्टम, दैट मीन्स सिस्टम में कितना देर तक प्रोडक्ट रहता है, ठीक है ना। उसी तरह प्रोसेस वेलोसिटी, दैट मीन्स कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है, एक्चुअल टाइम कितना लगता है, ठीक है ना। इससे आप ये निकाल पाते हैं कि कितना टाइम वेस्ट हो जा रहा है, कितना टाइम आप बचा पाते हैं। प्रोडक्टिविटी, कुल कितना आउटपुट निकला और कितना आपने इनपुट दिया। अब इसमें आउटपुट और इनपुट सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं है, ह्यूमन लेबर का है, पैसे का है, क्वालिटी का है, और मोर ओवर सेटिस्फेक्शन की जो आउटपुट निकाले उससे कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करें तो जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं वह फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हाँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आपके घर में मान लीजिए कि एक ट्रक है और एक कार है, तो आप कोशिश करते हैं क्या कि ट्रक पूरा 24 घंटा चलते रहे और कार मिनिमम से मिनिमम चले। क्यों? कि कार से आप आमदनी की नहीं सोचते हैं, लेकिन ट्रक से आमदनी की सोचते हैं। तो ट्रक आप रिसोर्स की तरह यूज करते हैं और उसका फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए सोचते हैं, कार के साथ ऐसा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है यूटिलाइजेशन का। यूटिलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि हर चीज का हम 100% यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। इफिशियंसी, ठीक है, आउटपुट अपन स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है ना। जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है कि इंप्रूविंग क्वालिटी। अब क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, तो सबसे पहला है यील्ड, दैट मीन्स की परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट दैट आर मैन्युफैक्चर्ड करेक्टली टू दी गिवन स्पेसिफिकेशन। जो स्पेसिफिकेशन दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हुआ है या नहीं, विदाउट गिविंग टू मच स्क्रैप और रीवर्क, दैट इज दी यील्ड। ये एक परफॉर्मेंस मेजरिंग टूल्स है। उसके बाद कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो किस रेट से कस्टमर उसको रिजेक्ट कर देता है या एक्सचेंज कर देता है, रिटर्न कर देता है, दैट इज आल्सो ए मेजरमेंट, ठीक है। और कंप्लायंस, दैट मीन्स की सप्लायर्स क्वालिटी, यदि मटेरियल ही सप्लायर खराब दे रहा है तो उससे जो प्रोडक्ट बन करके निकलेगा वो अच्छे क्वालिटी का होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो जो भी क्वालिटी मटेरियल आ रहा है उसको कौन चेक करेगा, तो जो है एक कंप्लायंस, जो कि अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। इंप्रूविंग इफिशियंसी, किसी भी सिस्टम के इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला मेजरमेंट है थ्रूपुट, अर्थात कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक ना, जो प्रोड्यूस हो रहा है पर्टिकुलर मशीन पे या किसी असेंबली लाइन पे, यूनिट पे या प्लांट में, तो उस जो है जो स्पेसिफाइड टाइम है उसके अंदर ही प्रोड्यूस हो पा रहा है या नहीं, या कितना टाइम ले रहा है, दैट इज द थ्रूपुट टाइम।
थ्रूपुट टाइम हमेशा कोशिश करते हैं कि रिड्यूस हो, और जो हमारे पास कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी में काम करते हैं कि नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी, हर व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है कि वो आइंस्टीन बन जाए, वह महात्मा गांधी बन जाए, वो स्वामी विवेकानंद बन जाए, ठीक है। लेकिन क्या हर व्यक्ति बन पाता है? नहीं बन पाता है। इसका मतलब वो अपने कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं करता है। इसी तरह से इंडस्ट्री में भी है, लेकिन दो तरह का यूटिलाइजेशन है, एक होता है हाइपोथेटिकल और एक होता है रियल। तो रियल जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वह मेजर करना जरूरी है। इफिशियंसी इंप्रूव करने का एक और मेजरमेंट टूल है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ये बेसिकली मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स है, जिसमें कि इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी देखते हैं, इक्विपमेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और उससे जो प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है उसकी क्वालिटी रेट क्या है। क्वालिटी रेट मतलब कि आउट ऑफ 100 कितना प्रोडक्ट उसका रिजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब ये बहुत ही अच्छा मैट्रिक है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। और इसके ऊपर हमने पर्टिकुलर कई सारे वीडियो भी बनाए हैं जो इसी प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैट्रिक है। टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, आप नाम सुने होंगे, उसका ये एक मैट्रिक है, ठीक है। और दूसरा है शेड्यूल द प्रोडक्शन अटेनमेंट, दैट मीन्स की जो प्रोडक्शन टाइम डिसाइड हुआ था कि इस टाइम पे प्रोडक्शन हो जाएगा, उस टाइम पे प्रोडक्शन हमारा हो गया या नहीं, दैट इज द प्रोडक्शन अटेनमेंट। रिड्यूसिंग इन्वेंट्री, बेसिकली इन्वेंट्री क्या होता है, दो तीन तरह से इन्वेंट्री होता है। एक तो वर्क इन प्रोसेस, जो इंडस्ट्री में ही एक मशीन से दूसरे मशीन पे जाना है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस हुआ, फिर अभी इस पे प्रोसेस हो रहा है, तो इस बीच यहाँ से जो हमारा जो है अनफिनिश्ड प्रोडक्ट गया यहाँ पे फिनिशिंग के लिए, तो इसके बीच का वर्क इन प्रोसेस होता है, तो वो भी टाइम कम होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज कि हमारे यहाँ पे जितना माल बन रहा है, जितनी प्रोडक्ट बन रहे हैं, वह तुरंत मार्केट में यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। उससे क्या होगा, यूटिलाइज हो जाने से दो फायदा होगा। एक तो हमारा प्रोडक्शन हम बढ़ा पाएंगे, मार्केटिंग कर पाएंगे और इनकम बढ़ा पाएंगे, ठीक ना, डिमांड सप्लाई को मैनेज कर पाएंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, यदि यहाँ ब्लॉक हो गया प्रोडक्ट इन्वेंट्री में, गोदाम में जो है आपका जाकर के फंस गया, मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली आपका एक बहुत बड़ा पूंजी वहां फंस जाता है, इन्वेंट्री। जैसे ठंड के दिनों में कोई स्वेटर लाया दुकानदार और स्वेटर बेचा, ठीक है। अब उसके पास 1000 स्वेटर बच गया, तो अब तो अगले साल बिकेगा ना, तो उसकी जो उतनी पूंजी है वो तो फंसी की फंसी रह गई, ठीक ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा इन्वेंट्री लेवल बहुत कम से कम मैनेज करना पड़े, ठीक है। और दूसरा चीज है कि वर्क इन प्रोसेस, दैट मीन्स कि इनसाइड इन हाउस जो इन्वेंट्री है, ठीक है ना, गोदाम में नहीं, फैक्ट्री के अंदर जो हमारा मटेरियल है, उसका भी कम से कम जो है वेटिंग टाइम हो, दैट मीन्स कि एक मशीन से निकला तुरंत दूसरा मशीन खाली है हमारा जो है, इस पे प्रोसेस होने लगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से तो निकल गया प्रोडक्ट, अब यहाँ तक पहुंचा तब ये मशीन इंगेज है कहीं और, या वर्कर कहीं और इंगेज है, और ये मटेरियल फालतू में रखा हुआ है बहुत देर तक, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्वेंट्री जो है आइदर वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हो या फिनिश्ड इन्वेंट्री हो, उसका जो है टाइम कम से कम होना चाहिए। इंश्योरिंग कंप्लायंस, अब देखिए कंप्लायंस की अभी हम बात कर रहे थे, ठीक ना। अब जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हमारा मशीनरी है, ठीक है, या जो भी वर्कर है, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी सेफ, इन सेफ कंडीशन। कोई एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए, कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए, ये जो है बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप देखते होंगे मानवाधिकार आयोग एक्टिव रहता है, खास करके ऐसी चीज, मानवाधिकार आयोग में जो है ऐसे ही लोग होते हैं जहाँ पे सिर्फ जो है दो चार पैसे कमा सकते हो वहीं पे वो आते हैं, नहीं तो हजारों बच्चे बेचारे गरीबी से मरते रहते हैं, हर जगह पर जो है नन वायलेंस और वायलेंस होते रहता है, वहाँ पे मानवाधिकार नहीं आता है। लेकिन ऐसे जगहों पे तुरंत वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी एक लीगल लॉ में एक नोटिस दे दिए तो उनकी कुछ कमाई हो जाती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप देखें कि कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट ना हो। साथ ही आपका जो भी मशीनरी है, जो भी प्रोडक्ट है, ऐसा तो नहीं है, या जो भी वर्किंग है, ऐसा तो नहीं है कि उसके चलते किसी का हेल्थ या सोसाइटी या इन्वायरमेंट पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर साल आप ऑडिट कराएं,
गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से फॉलो करें, सारे रूल रेगुलेशन, और अपने लोगों को आप ट्रेन करें और मॉनिटर करें और ऑडिट रिपोर्ट अपने पास रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई लीगल केस में यदि कोई भी इंडस्ट्री फंस जाता है तो बहुत लंबा वक्त लग जाता है उसको उससे बाहर आने में। अब जो है कंप्लायंस के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और इसके सीए होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और उन चीज़ों को जो है फॉलो करना जो है हर इंडस्ट्री की जो है कहिए तो नीड है, करना ही चाहिए। जो है कंप्लायंस का जो है हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। तो बेसिकली एनुअल ऑडिट है एक तरीके से ये, कि आप जो है जो भी प्लांट रन कर रहे हैं, ठीक ना, वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से जो है आप जो है बंधे रहते हैं, तो उन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इन्वायरमेंटल लॉ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, सोसाइटी के लॉ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, प्रोडक्ट कहीं आपका कोई डेंजरस तो नहीं है, और जो बहुत सारी टेक्निकल सोसाइटी है उनको आपने जो है उनसे ऑडिट कराया है कि नहीं। दैट मीन्स कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो भी आप हर प्रोडक्ट पे एमआरपी देखते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ है और कुछ भी एमआरपी लिख देते हैं, हालांकि होता यही है, बट लीगली जो है एमआरपी चेक किया जाता है, उसके लिए एक गवर्नमेंट एजेंसी है। तो दैट इज कॉल्ड जो है कंप्लायंस। और ये कंप्लायंस प्रोग्राम तो आप कराते ही कराते हैं, ऑडिट कराते ही कराते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन कंप्लायंस इवेंट मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है जिसमें कि आपने कंप्लायंस दैट मीन्स की जो आपने ऑडिट नहीं कराया, तो एक फेल्योरिटी है, दैट मीन्स की कंपनी का वो निगेटिव एस्पेक्ट्स है। तो जो भी आप काम करते हैं उसका ऑडिट कराना, उसकी आर्टिकल लिखना, वेबसाइट पे अपडेट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप मशीन जो है परफॉर्मेंस की यदि बात करें तो कुल मिलाकर के मेंटेनेंस, अब मशीन की मेंटेनेंस तो जरूरी है। तो हम लोग मेंटेनेंस का एक टाइम रखते हैं कि भाई महीने में एक दिन मेंटेनेंस कर देंगे, 2 दिन कर देंगे। ऐसा नहीं कि जब मन हुआ तब जो है हम लोग चले गए हथौड़ा लेकर के और जो है मेंटेनेंस शुरू कर दिए, फिर यहाँ पे तू मैं शुरू हो गया, ठीक ना। क्योंकि सुपरवाइजर का काम है प्रोडक्शन देना, और मेंटेनेंस इंजीनियर का काम है मशीन को मेंटेन करना। तो यदि प्रोडक्शन हमारा कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गया, ठीक है ना, हैम्पर हो गया, तो ये किसके ऊपर चलाएगा, मेंटेनेंस वाले के ऊपर, कि भाई तुमने क्यों नहीं हमारा मशीन मेंटेन किया, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के जो प्लांट मेंटेनेंस होता है कि सप्ताह में, जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ना, कुछ नहीं हुआ रहता है गाड़ी में, फिर भी आप सोचते हैं कि साल में एक बार जो है सर्विसिंग करा ही लो। क्यों कराते हैं, ताकि आपको इमरजेंसी ऐसा कुछ ना आ जाए, अचानक जो है गाड़ी हमारी कहीं खराब ना हो जाए। तो कुल मिलाकर के कि जो आपने प्लान किया था और इमरजेंसी मेंटेनेंस सब कुछ प्लान करने के बाद भी कई बार बीच में गाड़ी रुक जाती है, पंचर हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, तो दैट इज इमरजेंसी काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा तो नहीं है कि प्लान और इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा जो है वो है, ठीक है ना, कि आपने प्लान किया कि साल में 2 बार मेंटेन करना है और इमरजेंसी मेंटेनेंस 10 बार निकल जा रहा है, इसका मतलब कि आपका प्लान्ड जो मेंटेनेंस एक्टिविटी था वो गलत था, ठीक है। जो ऑपरेटिंग टाइम है, दैट मीन्स की मशीन कितना चल रहा है और कितना नहीं, डाउन टाइम ड्यू टू प्रोडक्शन सॉरी मेंटेनेंस, ठीक है ना। तो दैट इज द इंडिकेटर ऑफ द एसेट अवेलेबिलिटी, जिसको बोलते हैं कि हमारे पास एसेट तो है। जैसे गर्मी के दिनों में आपके घर में फैन तो है लेकिन खराब है, तो डाउन टाइम हो गया। तो आपका जो ऑपरेटिंग टाइम था, गर्मी के दिन में फैन खराब हो गया, ठंड के दिन में ठीक हो गया, तो फिर मतलब क्या है फैन का, ठीक है। तो डाउन टाइम और ऑपरेटिंग टाइम, तो ऑपरेटिंग टाइम जो है ज्यादा होना चाहिए, डाउन टाइम मिनिमम से मिनिमम, जीरो तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मशीन है खराब होगी, ठीक है ना, वर्कर्स छुट्टी भी लेंगे, ठीक है ना, फैक्ट्री भी किसी कारण से बंद हो सकती है, लेकिन डाउन टाइम कभी भी ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए ऑपरेटिंग टाइम से, ऑपरेटिंग टाइम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से रेट ऑफ न्यू, आजकल देखते हैं मार्केट में किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए जो है फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए, इनोवेशन चाहिए।
न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते रहिए, नए नए चीजें आ रही है मार्केट में, और पुरानी चीजें, क्योंकि आदमी चेंज चाहता है, हर कस्टमर एक चेंज चाहता है। आप देखिए हर साल जो है 2 4 नई जो है बाइक की डिजाइन आ जाती है, कार की डिजाइन आ जाती है। ये सिर्फ आदमी का शरीर है, प्रकृति है, परमात्मा है जिसने बनाया, वो परफेक्ट बनाया, उसमें कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जो नाक कान मुंह भगवान ने बनाया वही आज करोड़ों साल से चले आ रहा है, चलते रहेगा, वो परफेक्ट है। लेकिन आदमी का बनाया हुआ कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, हमेशा इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते रहें तो आप बने रहेंगे, नहीं लाएंगे तो आपको याद होगा कि गांव घर में पहले एक राजदूत मोटरसाइकिल चलता था, आज धीरे धीरे बंद हो गया। बुलेट मोटरसाइकिल हम लोग के बचपन में देखते थे, बीच में कोई वो नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया, उसमें मॉडिफाई नहीं किया, तो धीरे धीरे ऑब्सोलिट हो गया था। लेकिन जैसे ही एक नया वर्जन वो लेकर के बुलेट का आया, आज जगह जगह देखने मिलता है, लोग शानो और शौकत आजकल समझने लगे हैं। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द न्यू प्रोडक्ट। उसी तरह से उसमें ऑर्डर साइकिल टाइम, मतलब कस्टमर से जो ऑर्डर लेते हैं और आप उसको दे देते हैं, या उसमें कोई डिजाइन चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, और मॉडिफाई करके, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे तो हमेशा मॉडिफिकेशन ही होता है, हमेशा नया प्रोडक्ट लाना संभव नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि बाइक में या कार में डिजाइन चेंज कर देते हैं, लुक चेंज कर देते हैं, सिटिंग जो है चेंज कर देते हैं, तो एक नया प्रोडक्ट बन करके आ जाता है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है आप इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि चीज़ें जैसे प्रोडक्ट में आप कोई चेंज लाए तो उसके लिए ऐसा नहीं कि पूरा सेटअप में चेंज करना पड़े, नहीं, सेटअप को थोड़ा मॉडिफाई करने की जो है एबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद जो है रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब हर इंडस्ट्री की यह एक जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको मिनिमम से मिनिमम कितना आप कर सकते हैं, ठीक ना, तो उसको कंट्रोल कीजिए। कॉस्ट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वेस्टेज कम से कम हो तो कॉस्ट कम से कम आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम आएगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ठीक ना। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितना कम होगा आपका रेवेन्यू उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा होगा। तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम हो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम हो। कहाँ कम हो सकता है ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट के क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करें, नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। आप देखिए मार्केट में एप्पल बिकता है 50 रुपए किलो भी और 200 रुपए किलो भी, आदमी 200 रुपये वाला किलो भी खरीदता है और 50 वाला भी खरीदता है। 200 रुपया भी देने वाले लोग हैं, कस्टमर तो हैं, तो वो कस्टमर को जोड़ना है आपको। तो उस कस्टमर को आप ध्यान दीजिए कि कभी भी वो जो है क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो आप जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप अपना कॉस्ट रिड्यूस कीजिए, लेकिन लेकिन आप जो है क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कीजिए। फाइनेंशियल प्रॉफिट हो, टैक्स हो, जो है शेयर होल्डर्स को जो आप प्रॉफिट देते हैं, डिविडेंड देते हैं, ठीक ना, या डेब्ट होल्डर्स जो भी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको जो है आपको प्रॉफिट देना है, तभी वो आपसे जुड़े हुए रहेंगे, अन्यथा वो आपसे जो है स्विच ओवर करके किसी और कंपनी में चले जाएंगे। प्रोडक्टिविटी का यहाँ पे काफ़ी सारी मायने हैं। अब जैसे आप एनुअल बोनस देते हैं, आप देंगे तो एम्प्लॉय को काम करने में मजा आएगा। सैलरी कम रखेंगे तो एम्प्लॉय काम तो करेगा लेकिन बिना मन का करेगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है एम्प्लॉय का, और सेटिस्फेक्शन लेवल, कस्टमर का ही सिर्फ सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं देखना है, आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाइड हैं या नहीं। एवरेज यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अब ये क्या है सर, ठीक ना। तो बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया, ठीक ना, और बिजनेस यूनिट में, ठीक है ना, वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस, मतलब कितने वॉल्यूम पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हमेशा ये हम कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम मार्जिन ज्यादा हो, ठीक है ना। हम कोशिश ये रहता है कि एक प्रोडक्ट पे भले 1 रुपए की जगह 50 पैसा बेनिफिट हो, लेकिन हमारा जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बिके। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज्यादा जो है आपका एक ब्रांडिंग कहें तो होगा।
तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वॉल्यूम पे ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम आपका ज़्यादा होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन वही है कि जैसे आप कोई दुकानदार देखते हैं, वो दिन भर में 10 प्रोडक्ट बेचता है और 10 रुपये प्रॉफिट कमाता है, लेकिन वहीं पे कोई दूसरा दुकानदार 20 प्रोडक्ट बेचता है और 10 रुपये कमाता है, तो 20 प्रोडक्ट बेचने वाला जो है ज़्यादा अच्छा है, 50 पैसा प्रॉफिट ले रहा है एक प्रोडक्ट पे, दूसरा दुकानदार 1 रुपया ले रहा है। तो 50 पैसा लेने वाला का वॉल्यूम यदि ज्यादा हो जाए तो वॉल्यूम उसका ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमेशा वॉल्यूम पे जाइए। ज्यादा प्रॉफिट थोड़ा कम भी हो रहा है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा बिक रहा है, तो आने वाले समय में आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। अब रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन नेट एसेट, बहुत ऐसे जो है इंडस्ट्री के जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की यदि बात करें या नेट इनकम की बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, उसके कई जगह इन्वेस्टमेंट होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तो मेन प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में बिकता है, बाई प्रोडक्ट भी वो साइड में बेचता है, जैसे कहीं स्क्रैप निकल रहा है तो वो भी तो बेचेगा, ठीक है ना। और जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए कि 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया और 1 करोड़ बैंक से लिया है, तो बैंक मान लीजिए कि उसको 10% पे लोन दिया है, तो 10% मतलब 10 लाख रुपए तो बैंक लेगी हर महीने ना, तो 10 लाख रुपए तो उसको निकालना ही निकालना है उसको बिजनेस से, क्या करके, सारे खर्चे निकालने के बाद 10 लाख रुपए उसको बैंक को देना है। तो ये जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना उसने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर रिटर्न तो उसको मिलना ही मिलना चाहिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से एनर्जी कॉस्ट आप देखेंगे, दैट मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है ना, या डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, बहुत ट्रांसपोर्टेशन है, तो सब चीज़ जो है आपको रिड्यूस करना है। ये कॉस्ट पर यूनिट आइटम हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम बताएं रिड्यूसिंग कॉस्ट जो आप देख रहे हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कैसे कर सकते हैं आप रिड्यूस, ये आपको हमेशा सोचना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि पहले हम ट्यूबलाइट लगाते थे, अब आजकल CFL लगा देते हैं, तो एनर्जी बच गया ना आपका। इसी तरह हर जगह सोचना है। कैश टू कैश साइकिल टाइम, अब कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के कि एक तो इन्वेंट्री कम से कम होना चाहिए, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है इमीडिएट मार्केट में चले जाए, ये पहली कोशिश है। दूसरा कोशिश है कि कई बार क्या होता है कि हम जब दुकानदार को देते हैं सामान, बीइंग एन इंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्री पर्सन, जब हम दुकानदार को, तो कई बार दुकानदार को हम सामान देते हैं तुरंत पैसा ले लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हमारा मार्केट में उतना ब्रांडिंग नहीं है, तो क्या होता है कि हम प्रोडक्ट दे देते हैं, फिर दुकानदार बेचता है, तब कस्टमर से पैसा लेकर के हमें पैसा देता है। तो उतने दिन के लिए जब तक उसका पूरा सामान बिकता नहीं, तब तक के लिए तो हमारा पैसा जो है ब्लॉक हो गया ना। तो कैश में बिजनेस करने का मतलब यही होता है कि हम जैसे प्रोडक्ट मार्केट में देंगे तुरंत हमारे पास पैसा आ जाएगा, फिर उस पैसे से जो है हम जो है हम अपना इन्वेंट्री बढ़ा लेंगे या प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, तो कैश टू कैश। अदरवाइज पैसा कहीं भी ब्लॉक हो गया, कहीं भी रुक गया, तो फिर क्या हो गया आपका, वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे जो है वो बात आ जाती है, कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस आपका निगेटिव होने लगता है। अब एक बहुत बढ़िया जो है सेकेंड लास्ट जो है ये हम पहुंच चुके हैं, बेसिकली EBITDA, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। समझिएगा इस चीज को कि हम जब इंडस्ट्री में 100 रुपया मान लीजिए आया, तो ये 100 रुपया कई जगह पे खर्च होगा ना, ऐसा तो है नहीं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ही, दूसरा जो हमारा इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, वो भी हम बैंक से लोन लेकर के खरीदे हैं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देना है, फिर जो हमारी मशीनरी है, ठीक है ना, जो मशीनरी है वो डिप्रिसिएट भी तो हो रहा है, तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी तो निकालेंगे, खराब भी तो हो रहा है बहुत सारे मशीनरी, रिपेयर कॉस्ट निकालेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है ना, उसमें जो आदमी इन्वॉल्व है, इन सब चीज का कॉस्ट निकालने के बाद जो हमें नेट बेनिफिट हुआ वह हमको इंक्रीज करना है, ठीक है ना, वह इंक्रीज करना बहुत जो है जरूरी है। तो नेट इनकम में से इन सब चीज को निकालने के बाद, ठीक है ना, जो प्रॉफिट होता है उसको बढ़ाना है, वो तब बढ़ा पाएंगे
जब हम यहाँ अगेन कॉस्ट रिड्यूस करेंगे। और इस पे आप क्या कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, इसमें रिड्यूस ये करना है कि आप टैक्स में कुछ नहीं बचा सकते हैं, डिप्रिसिएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट से आप लोन लिए हैं या बैंक से लोन लिए हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक तरह से जो है रिड्यूस करने का इसका बहुत ज़्यादा ये नहीं, इसका बस यही है कि आप टैक्स समय से दे दें, ठीक ना, समय से मशीन रिपेयर करा लें, ठीक ना, और ज़्यादा खराब हो उसके बजाय शुरू में ही ठीक करा लें। तो दीज आर दी स्टेप्स। तो ये आपके परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। चलते आ गए हैं लास्ट जो हमारा परफॉर्मेंस टूल था, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट में लास्ट स्टेप हमारा है कस्टमर फिल रेट या ऑन टाइम डिलीवरी या परफेक्ट ऑर्डर परसेंटेज। बेसिकली दिस परसेंटेज मतलब कि जो है कस्टमर्स इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्पेसिफिकेशन है, उस चीज को हम बना करके कस्टमर के पास या कस्टमर के एक्सपेक्टेड टाइम जो है उसके अंदर हम डिलीवर कर दें, तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होती है। तो इस चीज के ऊपर क्योंकि हम बार बार बोलते आए हैं, इस वीडियो में भी कई बार हम बोले हैं, इसके पहले भी हम बोल चुके हैं, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस द कस्टमर। और कन्विंस कैसे आप करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द बेटर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्ट, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट के थ्रू ही आप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम क्वालिटी आप देने की कोशिश करें। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट के 28 एस्पेक्ट्स आज हमने बताया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये लगभग 40-45 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट का काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है इम्प्रूवमेंट टूल कि मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे टूल्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस टूल डिस्कस किए, उसी तरह से वहाँ पे डील करेंगे। आप वीडियोज को ज़रूर लाइक कीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और चैनल तो आप कब के सब्सक्राइब कर चुके होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।